प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। पिछले वीडियोस में हमने खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में मानक विचलन की गणना किस प्रकार की जाती है उसके बारे में जाना था। अभी तीसरी श्रेणी जो है सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी में मानक विचलन की गणना किस प्रकार की जाती है, हम उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला इसमें उपयोग होता है जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमने उपयोग किया था, परंतु इसमें क्योंकि डाटा क्लास में दिया हुआ होता है तो सब प्रथम जो है हम इसमें एक मध्य बिंदु जो है उसका वो ज्ञात करते हैं। और वही दो विधियां हैं जो उसमें होती हैं, प्रत्यक्ष विधि और शॉर्टकट विधि, लघु विधि या शॉर्टकट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा सबसे पहले तो वही हम जो है समांतर माध्य या एक्स बार है उसको ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्स बार डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, यानी जो वैल्यू है, जो मध्य बिंदु है, उसका विचलन कितना है समांतर माध्य से वो हम ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हमें डी ज्ञात हो जाता है। एक्स क्या है, मध्य बिंदु, एक्स बार क्या है, जो समांतर माध्य जो हम ज्ञात करते हैं। तो उनसे उसका विचलन जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो वो डी कहलाता है। फिर इसका वर्ग करने पर ये डी स्क्वेयर हमें ज्ञात हो जाता है। और विचलन वर्गों को उसकी जब आवृत्ति से गुना कर लेते हैं तो हमें एफ डी स्क्वेयर मिल जाता है। और जब हमें एफ डी स्क्वेयर मिल जाता है उसका जब हम योग कर लेते हैं तो इस प्रकार हमें सिग्मा एफ डी स्क्वेयर ज्ञात हो जाता है। तो फिर वही सूत्र जो हमने सूत्र डिसकंटिन्यूअस सीरीज में यूज किया था कि मानक विचलन जो है इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन होल स्क्वेयर रूट। तो उसके जो है स्क्वेयर रूट जब हम ले लेंगे तो उस प्रकार से हम यहाँ पे डी की जगह हम एक्स माइनस एक्स बार की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो डी इज इक्वल टू एक्चुअली एक्स माइनस एक्स बार। तो हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर अपॉन एन होल स्क्वेयर रूट। तो इस प्रकार से जो है हम मानक विचलन ज्ञात करते हैं, जो है आपके डायरेक्ट मेथड के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे जो निम्न तालिका में दिया हुआ है हमें, इसमें जो अंक हैं वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 नंबर हैं। और इनमें विद्यार्थियों की संख्या है 5, 12, 15, 20, 10, 4 और 2 क्रमशः। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम वही इस तालिका में इस तरह से तालिका बना लेंगे। अंक और छात्रों की संख्या ये हमें दिया ही हुआ है। और जब हम सिग्मा एफ कर लेंगे यानी एफ का टोटल कर लेंगे, योग कर लेंगे, तो हमें एन ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 68 आएगी। अगले चरण में हम एक इनका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मध्य बिंदु है दैट इज L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो L1 इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास, L2 इज अपर लिमिट ऑफ क्लास। 10 प्लस 20 बटा 2 यानी 15। इसी तरह से 20 प्लस 30 बटा 2 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये हमें मध्य बिंदु ज्ञात हो गए। अब हम यहाँ पे एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों का गुणन कर लेंगे। एफ एक्स हम इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि हमें एक्स बार ज्ञात करना है, अन्यथा हमें एफ एक्स ज्ञात करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो एक्स बार ज्ञात करने के लिए हमें पहले एफ एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ एक्स हो गया 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 12 300, इसी तरह से 525, 900, 550, 260 और 150। फिर जब जो इसका योग कर लेंगे तो वो दैट कम्स आउट टू बी 2760। सिग्मा एफ एक्स हमें पता है, सिग्मा एफ हमें पता है। तो एक्स बार हम जब ज्ञात करेंगे समांतर माध्य इसका, वो होगा आपके सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इस फॉर्मूला के द्वारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 2760 अपॉन 68, तो 40.6 जो है यहाँ पे इसका समांतर माध्य हो गया। तो ये कौन सी क्लास में होगा, 40 to 50 वाली क्लास के अंदर इसका माध्य स्थित है। अब इससे मानक विचलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक्स बार हमें पता है तो हम विचलन ज्ञात कर लेंगे डी। डी हमने पहले ही बताया कि डी हमें ज्ञात करते हैं एक्स माइनस एक्स बार के द्वारा। तो एक्स की वैल्यू हमें पता है 15 और एक्स बार हमने अभी निकाला है 40.6। तो 15 माइनस 40.6 इज इक्वल टू माइनस 25.6।
25 माइनस 40.6 इज इक्वल टू माइनस 15.6, इसी तरह से माइनस 5.6 प्लस 4.4 प्लस 14.4 प्लस 24. तो डेविएशन जो है एक्स बार से हर उसका हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हर एक्स का हम जो आपके एक्स बार से विचलन है वो ज्ञात कर लेंगे। जब हमें ये ज्ञात हो गया तो इसका जब हम स्क्वेयर कर लेंगे तो हमें डी स्क्वेयर, हमें अब ज्ञात क्या करना है, एक्चुअल में एफ डी स्क्वेयर ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम डी स्क्वेयर ज्ञात करेंगे। तो ये जो वैल्यू मिली है इसको जब हम स्क्वेयर कर लेंगे तो माइनस 25.6 का स्क्वेयर जो हो गया वो हो गया 655.36। इसी तरह से 15.6 का स्क्वेयर हो गया 243.36, इसी तरह से 31.36, और ये सब हमें डी स्क्वेयर की वैल्यू मिल गई। अब हमें ज्ञात करना है एफ डी स्क्वेयर। तो एफ हमें यहाँ पे 5 है और डी स्क्वेयर यहाँ पे 655.36 है। तो एफ और डी स्क्वेयर को जब गुना कर लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 3276.80। इसी प्रकार से 12 को गुना करेंगे 243.36 से तो 920.32, इस तरह से 470.40, 387.20, ये सब वैल्यू हमें एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और जब हम इसका योग कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वेयर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सिग्मा एफ डी स्क्वेयर इसका योग ये आ गया 13,876.48। तो ये जो है हमें सिग्मा एफ डी स्क्वेयर हमें पता है, सिग्मा एफ हमें पता है। तो बस हम इसको सूत्र को जो है उसके अंदर रखेंगे और हम इससे मानक विचलन जो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो 13,876.48 अपॉन 68 होल स्क्वेयर रूट विल कम आउट टू बी द मानक विचलन। तो 13,876.48 ये अभी हमने मान ज्ञात किया है सिग्मा एफ डी स्क्वेयर का, और एन या सिग्मा एफ हमारा 68 आ रहा था। तो ये जो है आपके इसका जब डिवाइड करेंगे तो 204.07 का स्क्वायर रूट, तो ये हमें मिलेगा 14.2। तो इस ये जो विधि है ये विधि कहलाती है आपकी डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, अब इस अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके अंदर जो गणना है वो कंपेरेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो हमें एक्स बार है वो 40.6 डेसिमल में ज्ञात हुआ। तो x माइनस एक्स बार डेविएशन भी हमें सब डेसिमल में मिला। फिर जब हमने इनका वर्क किया तो भी हमें बहुत डिफ़िकल्ट जो हैं वो मिले हैं। इसके बाद हम जब एफ डी स्क्वेयर को ज्ञात करते हैं तो भी गणना काफ़ी जो है मुश्किल है। तो इस तरह से जब गणना हम करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, परंतु यदि हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा गणना करें तो काफ़ी सरल हो जाती है गणना, ठीक है। इसी उदाहरण को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वही का वही मेथड है, बस इसमें हम x बार की जगह एक अज्यूम्ड कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन हम जो है वो मान लेते हैं। विकल्पित माध्य a मान लेंगे, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, परंतु जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया कि ये कल्पित माध्य आपके मैक्सिमम और मिनिमम के लगभग मध्य में होगा, तो हमारी गणना इसमें सरल हो जाएगी। तो कोई भी हमने कल्पित माध्य मान लिया इसमें, और फिर उससे विचलन ज्ञात कर लेते हैं x माइनस एक्स बार नहीं करके x माइनस ए। तो जो हमारा कल्पित माध्य है एज्यूम्ड मीन, उससे हम उसका विचलन ज्ञात कर लेते हैं, डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम जो है आपके वही एफ डी स्क्वेयर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमें एफ डी ज्ञात करना है और एक हमें एफ डी स्क्वेयर ज्ञात करना है। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो हम जो सूत्र है इसमें निम्न सूत्र निकालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू वही सूत्र है जो हमने शॉर्टकट मेथड डिसकंटिन्यूअस सीरीज में लगाया था, कि मानक विचलन जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वेयर और इनका अंडर रूट। तो इस सूत्र के द्वारा जो है हम मानक विचलन जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो यही प्रश्न जो हमने अभी प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया है उसको अगर हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो क्या हमें मिलता है। तो ये हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वही अंक हैं और वही विद्यार्थियों की संख्या है 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। एफ हमें दी हुई है, जब हम इसका योग करते हैं तो ये इट कम्स आउट टू बी सिग्मा एफ इज इक्वल टू 68, वही 68 आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक कल्पित माध्यम मान लेते हैं 45,
ठीक है, तो ये लगभग मध्य में है 45। तो डेविएशन कल्पित माध्य से कितना हुआ, x माइनस ए, एक्स 15 है, ए हमने 45 मान लिया, तो 15 माइनस 45 यानी -30, 25 माइनस 45 -20, 35 माइनस 45 -10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 20 30, इस प्रकार से हमें डेविएशन ज्ञात हो गया। फिर हम ज्ञात करते हैं इन दोनों का गुणन करके, f और d को जब हम गुना कर लेंगे तो विल गेट एफ डी। तो एफ डी हो जाएगा आपके -150, ठीक है, -30 गुना 5। अभी हमने यहाँ पे साइन नहीं छोड़ा है, जो भी साइन है वो हमें इसमें रखना है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। तो 12 माइनस 12 इंटू -20 -240, 15 गुना -10, 100 -150, इस तरह से +180 एंड 60। तो इससे हमें जो है सिग्मा एफ डी ज्ञात हो जाएगा, और सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, जब हम इनका योग करेंगे तो प्लस में 240 आ रहे हैं और माइनस में 540 आ रहे हैं, तो -300 जो है यहाँ पे सिग्मा एफ डी हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एफ डी स्क्वेयर, तो एफ और डी स्क्वेयर, तो अब पहले हम डी का स्क्वेयर ज्ञात कर लेंगे। डी का स्क्वेयर -30 इंटू -30 900, तो 900 इंटू 5 4500, इसी तरह से 20 गुना 20 400, 400 गुना 12 4800, 10 गुना 10 100, 100 गुना 15 1500, 0 गुना 0 0, 0 गुना 20 0 0 आ गया, तो 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000 आ गया, 20 गुना 20 400, 400 गुना 4 1600, 30 गुना 30 900 गुना 2 1800। तो हमें एफ डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर की वैल्यू को हम जब एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, और जब हम इनका सबका योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ डी स्क्वेयर ज्ञात हो जाएगा, जो यहाँ पे 15200 आता है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, वही जो फॉर्मूला भी हमने ऊपर बताया था कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वेयर 15200 हमने गणना की है अभी, एन 68 है, माइनस एफ डी की वैल्यू -300 है, यहाँ पे हम साइन जो है उसको अभी छोड़ेंगे नहीं, अपॉन 68, एन 68 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15200 बटे 68, और 300 गुना 300 आ गया 90000, 68 गुना 800 4624। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आता है 223.53, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.46। 223 में से जब 19.46 को घटाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 204.07, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपकी आएगी रफली 14.29। तो सिग्मा जो है यहाँ पे हमें 14.29 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से दोनों विधियों के द्वारा, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड, दोनों विधियों से हम जो है मानक विचलन की गणना कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। परंतु अब इनके अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें कि गुण और अवगुण क्या है, इसके गुण दोष क्या हैं। पहला तो गुण इसका है कि जो मानक विचलन है वो सभी मूल्यों पर आधारित होती है, तो उसमें कोई भी मूल्य छोड़ा नहीं जाता, सभी मूल्यों को इसमें कंसिडर किया जाता है। दूसरा इसका गुण ये है कि यह एक स्पष्ट एवं निश्चित माप है। तो अगर हम मानक विचलन बात करें तो ये डिस्पर्शन का एक स्पष्ट और निश्चित माप है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक स्थिति में हम जो है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा इसका गुण है कि इसके अंदर बीज गणितीय चिन्हों की उपेक्षा नहीं की जाती। यदि प्लस है माइनस है तो उसको हम कंसीडर करते हैं, दोनों मानों को हम प्लस या माइनस को कंसीडर करते हुए गणना करते हैं। एक और विशेषता इसकी जो गुण है वो है अन्य गणनाओं के लिए भी जो है मानक विचलन सार्थकता परीक्षण, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे सहसंबंध विश्लेषण, श्रेणी में मान वितरण की सीमाएं निर्धारित करना, ठीक है, तथा तुलना में इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक और इसकी विशेषता है कि अन्य गणनाओं के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डीमेरिट जो है इसमें, पहला डीमेरिट है इसका डिफिकल्ट टू कंप्यूट, कठिन गणना करने में कठिन है। यद्यपि ये कि आदर्श एक वैज्ञानिक डिस्पर्शन मेजरमेंट है, परंतु इसकी जो गणना है वो थोड़ी सी जटिल होती है करने के लिए, और सीमांत मूल्यों जो है उनका इसमें इनको अधिक महत्व दिया जाता है। तो मानक विचलन गणना के माध्य के समीप वाले मूल्यों की अपेक्षा जो सीमांत मूल्य हैं, ठीक है, तो जो एक्सट्रीम्स हैं उसकी वैल्यूज़ की,
उनको अधिक महत्व इसके अंदर दिया जाता है। तो ये इसके कुछ दोष हैं और ये इसके कुछ गुण हैं। और इसी प्रकार से हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी गणना कर सकते हैं। उसकी गणना के लिए क्या करते हैं, हम दो श्रेणियों के अपकिरण की तुलना के लिए जो मानक विचलन है उसका सापेक्ष माप यानी रिलेटिव मेजरमेंट जो है वो भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम मानक विचलन गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है इसे। तो ये ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र जो है मानक विचलन गुणांक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन समांतर माध्य है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को यदि हम अर्थमेटिक मीन से डिवाइड कर दें तो व्हाट वी गेट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम इस प्रकार से ज्ञात करके जो तुलनात्मक है दो अपकिरण दो श्रेणियों के जो डिस्पर्शन है उसको हम जो है उनके मानक विचलन को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके साथ अभी भी कंप्लीट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, आप खुद प्रैक्टिस करिए और मुझे भेजते रहिए ताकि मैं आपको आप सही कर रहे हैं गणना या नहीं कर रहे मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में था। अगली वीडियो के बारे में हम बात करेंगे आपसे कि किस प्रकार से जो है स्टैंडर्ड एरर उसकी गणना की जाती है। तो के लिए थैंक यू।